नमस्कार, आदाब। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज इस ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे हम हरियाणा में इस वक्त मचे तमाम उथल-पुथल की, क्योंकि 2 ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनकी जान चली गई है। दोनों को ही सुसाइड का मामला बताया जा रहा है। सबसे पहले जो आईपीएस ऑफिसर थे, एडीजी वाईएस पुरन, उन्होंने कुछ दिनों पहले उनकी मौत की खबर आई। ये कहा गया कि सुसाइड नोट है, ये सुसाइड का मामला है, खुद को गोली मार ली है। और उसमें कहा गया कि ये कास्टिज़्म की वजह से जो तमाम जातिवादी उनके खिलाफ अटैक्स हुए हैं, उसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली है। और तब से लेकर अब तक पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखे हैं, जिसमें जो अब सबसे लेटेस्ट मामला आ रहा है कि एक और पुलिस अफ़सर जो कि इस मामले में जाँच कर रहे थे, और संदीप लाठर, अब उनकी भी जो है सुसाइड की खबर आ गई है। इस दौरान हमने देखा है कि राजनीतिज्ञ भी जो हैं, वो भी विज़िट कर रहे थे पुरन साहब के घर को। लेकिन इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे साथ यहाँ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी वो जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मनदीप पुनिया हैं, जो जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, क्योंकि इस वक़्त पीजी अस्पताल में ऑटोप्सी फाइनली हो रही है। कई दिनों तक परिवार ने कहा था कि हम लाश की जो है हम क्रीमेशन आखिरी राइट्स नहीं करेंगे। और जगदीप संधू साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मामले को लगातार फ़ॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मनदीप, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि अभी तक डेवलपमेंट्स है क्या? आपने बहुत सारे जो हैं पर्टिनेंट सवाल उठाए हैं इन दोनों ही डेथ केस में। लेकिन अभी तक जो है क्या कुछ हुआ है इस मामले में? देखिए, जो 7-8 दिन पहले हमें पता है कि जो एडीजीपी पूर्ण कुमार हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था और उसमें मेन जो एक्यूज़ थे, वो हरियाणा के डीजीपी थे, शत्रुजीत कपूर, और जो नरेंद्र बिजरानिया है, रोहतक के एसपी, इन 2 लोगों का नाम लिखा गया था। उसके बाद से लगातार जो उनकी पत्नी हैं, जो कि खुद अवनीत कौर, वो खुद आईएएस हैं, और वो लगातार अपने घर पर धरने पर बैठी थी, और उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा था, उनके हस्बैंड का। और कल जो डेवलपमेंट हुई, जिसमें एक एएसआई संदीप लाठर, उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वैसे जो संदीप लाठर थे, वो जींद से थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या करने के लिए जो जगह चुनी है, वो रोहतक में चुनी है, रोहतक के लाडोत गांव में, जो कि उनके मामा का है। अगेन, जो एडीजीपी पूर्ण कुमार के ऊपर जो मामला था, जिसमें उनके गनमैन को रिश्वत के मामले में अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद पूर्ण कुमार को हराश किया जाने लगा था। तो उसके आईओ जो थे, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन संदीप कुमार कर रहे थे, संदीप लाठर कर रहे थे। तो और वो रोहतक में ही वो मामला दर्ज हुआ था। रोहतक के एसपी जो नरेंद्र बिजरानिया है, उन्होंने उस मामले की परमिशन दी थी। तो ये मामला है। अब नरेंद्र बिजरानिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के फेवरेट अफसरों में से, एसपीज में से एक नरेंद्र बिजरानिया, और सुमित कुमार, एक तो और लोग हैं, ये फेवरेट उसमें से आते हैं। और शत्रुजीत कपूर के साथ सीधी टकराहट हमें एडीजीपी पूर्ण कुमार की कई बार देखने को मिली थी। जो वाई पूर्ण कुमार हैं, उनके जो सबसे पहली जो हम पिछले 2024 में जो देखें, जब पहली टकराहट हुई थी, उसमें जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो वाई पूर्ण कुमार ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने से मना कर दिया था। उस समय भी हमें टकराहट देखने को मिली थी, और उस समय इसी सेम नरेंद्र बिजरानिया ने खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा संभाला था। मेवात में भी यही नरेंद्र बिजरानिया गए थे। उस लिहाज से नरेंद्र बिजरानिया हरियाणा में विवादित चेहरे रहे हैं। सुमित कुमार भी विवादित चेहरे रहे हैं, जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर के ही गुट के माने जाते हैं। अब इसमें जैसे मामला क्या है कि जो संदीप कुमार हैं, उन्होंने तकरीबन 6 मिनट की वीडियो शूट की है। उस वीडियो में कई सारे सवाल उठाए हैं। उसमें हुँ, उन्होंने शत्रुजीत कपूर को, जो डीजीपी हरियाणा के, और जो नरेंद्र बिजरानिया, इनको ये कहा कि ये तो ईमानदार अफसर हैं। और उसी वीडियो में वाई पूर्ण कुमार को और उनकी पत्नी को करप्ट अधिकारी बताया है। हुँ, इसमें शक की सुई यहाँ पर घूमती है कि मान लीजिए कि जो संदीप लाठर थे, वो परेशान थे भ्रष्टाचार से, एडीजीपी पूर्ण कुमार के। मान लीजिए कि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। जब दुश्मन की मौत हो जाती है, तो उसके बाद आत्महत्या कौन करता है? यानी कि मेरा कोई दुश्मन हुँ, है, वो उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं उसकी हुँ, मृत्यु से दुखी होकर कैसे आत्महत्या करूंगा? मैं तो खुश होऊंगा कि मेरा दुश्मन मारा गया। दूसरी हुँ, बात, उनको डीजीपी कपूर और नरेंद्र बिजरानिया को क्लीन चिट देने की क्या जरूरत थी? ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। हुँ, इसमें कई सारे मामले मिक्स हैं, कई सारे सवाल मिक्स हो रहे हैं। इसमें देखिए, जो डेड बॉडी रख के, संदीप लाठर की जो डेड बॉडी, वो रोहतक में ही रखी गई, उनके गांव जींद में नहीं गई। और उस डेड बॉडी जी, को रख के जो पहली डिमांड आई, वो आई कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए। अब आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ना तो वो पुलिस महकमे में है,
ना उनका कोई लेना देना है दूर दूर तक संदीप लाठर का। यानी कि एक पीड़ित, मान लो कि हम ये मान के चलते हैं स्मिता जी, कि पूरन कुमार भी पीड़ित हैं और संदीप लाठर भी पीड़ित हैं। तो एक बात बताइए कि एक पीड़ित का परिवार दूसरे पीड़ित के पत्नी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, ये अपने आप में कहां तक जायज है? ये इसके बहुत बाद सारे सवाल हैं यहाँ पर। मनदीप बने रहिए मेरे साथ में। संधू जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मनदीप ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए हैं और मनदीप के यूट्यूब पोर्टल गांव सवेरा में भी हमारे दर्शक जाकर उनके रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ जहां तक पूरन कुमार की पहली वो चिट्ठी का सवाल है जिसमें कहा गया कि वो जातीय टिप्पणियों की वजह से, दलित होने की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा था, और जिस मसले को राहुल गांधी ने उठाया, चिराग पासवान ने भी जाकर जो है परिवार के साथ मुलाकात की। आपको उस फर्स्ट इनिशियल लेटर से आपको आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी कि क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या कुछ बातें हो रही हैं जिन सवालों पर गौर करने की जरूरत है? स्मिता जी, जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं, जो रिपोर्ट्स में तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर अगर हम ये आकलन करें कि ये आखिर मामला क्या है, और उनका जो पहला नोट था, फाइनल नोट, जो सुसाइड नोट या डाइंग डिक्लेरेशन जिसको बोल रहे हैं, उसमें जिस तरह से उन्होंने इस सारे मामले में जातिगत एक दृष्टिकोण रखा कि मेरे साथ जातीय भेदभाव, पक्षपात, अत्याचार, अमानवीय तरीका बरता गया। अब देखिए कि ये मामला शुरू होता है 2020 में, और वो सेवा काल में है 2001 के बाद से। 2001 बैच के वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और उसके बाद वो इतने समय से पूरे प्रदेश के इस पुलिस विभाग में कार्यरत थे। ये जो एक मामला उठता है जो जातीय रंग का है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये पहले नहीं हुई होंगी, और अगर पहले हुई तो उसकी अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? ये अचानक इस तरह से उठ जाना और उसका उठ के उसके रेफरेंसेस देना, आज जो एक घटना या एक उन्होंने अपने तरीके से जो अपना एक कृत्य किया, उस कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए उसका एक जातीय रंग दिया जाना, तो मुझे लगता है कि वो अगर ऐसी बात थी तो उसकी जो जातीय या उनकी जाति के लेकर जो इस प्रकार के कार्य थे या शिकायतें थी या उनका जो अपनी ग्रीवियंसेस थी, उसको किसी तरह से रिजॉल्व किया जाना था। और अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ था तो ये माना जा सकता है, और उसके कोई ठोस प्रमाण ऐसे नहीं दिखाई देते जहां उनके साथ ये जातीय भेदभाव के ठोस प्रमाण सामने आए। हाँ, ये जरूर है कि एक व्यक्ति जो उस जाति से है उसका कह देना, ये भी अपने आप में एक सफिशिएंट होता है। और ये सारा मामला जो देखिए, ये प्रोसीजरल, फंक्शनल डिस्क्रिपेंसीज, और उनमें जो एक गैप है, और उस तरह के गैप से जो एक क्लैशेस हैं, ये उनका मामला ज्यादा है। उनके साथ जो भी हुआ, उनके साथ जैसा भी हुआ, उसमें ये कहा जा सकता है इन तथ्यों के आधार पे कि जो डिस्क्रिपेंसीज हुई और जिनका उन्होंने अपने फाइनल रिपोर्ट में जिक्र किया, वो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा लेटर स्टेज पे हुआ होगा। ये भी संभावना प्रबल हो सकती है, क्योंकि जो अपने अहम है, एक ही कार्यालय में अधिकार के और अपने जो उनके पावर्स हैं उसके जो अहम है, उनकी टकराहट का ये मामला भी है। और उसमें ये भी लगता है कि जो कार्यशैली पूरी ब्यूरोक्रेसी की है, उसके अंदर जितने जो लीडर्स हैं या जो उसको लीड कर रहे हैं, जिनके ऊपर बड़ा दायित्व है, उनका जो ये उनकी भूमिका भी संदेह में और सवालों के घेरे में आती है कि तो आखिर क्या उन्होंने आप ये अगर कह रहे हैं ऐसी। संधू सर और मनदीप, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि इस वक्त राज्य में जो बातें चल रही हैं, सबसे पहले क्या ज्यादातर लोग ये यकीन मान रहे हैं कि ये सुइसाइड्स के ही मामले हैं दोनों के दोनों, या इसे उसके बियॉन्ड देखा जा रहा है कि इसमें जो है सुइसाइड के अलावा कुछ और एंगल हो सकता है, और जो इस वक्त की जांच हो रही है उस पर कितना भरोसा है परिवारों को और लोगों को? संधू सर और मनदीप, दोनों से। देखिए, मेरे को लगता है कि इस सारे मामले में दो तीन चीजें हैं।
जैसे वाई पूरन कुमार ने पूरन कुमार पहले भी जो दलित अफसरों के साथ भेदभाव होते रहे हैं उनके बारे में आवाज उठाते रहे हैं। वो दलित आयोग जो SC आयोग है उसमें भी जाते रहे हैं। 2024 की घटनाक्रम भी हमको पता है, उससे पहले भी वो एक बार गए हैं और वो लगातार ये कहते थे कि दलित अफसरों को फील्ड रिपोर्टिंग जो फील्ड पोस्टिंग है दी जाएं। उनको हमेशा साइड लाइन खुड्डे लाइन लगा के रखा जाता था। पहले ही बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही कि इस जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है क्या उसके ऊपर यकीन है या नहीं है। वाई पूरन कुमार के परिवार को हम सबको पता है कि उनकी वाइफ ने आज सुबह प्रेस नोट जारी किया है। उसमें उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस का जिक्र किया है कि जो चंडीगढ़ पुलिस है उसके ऊपर उनको भरोसा है। और अभी PGI में आपको पता ही है कि मतलब मैं PGI के पास ही हूँ बिल्कुल, और वहां पर ये पूरा पोस्टमार्टम वाला चल भी रहा है मामला। इसमें देखो जो दूसरा संदीप लाठर का जो परिवार है उनकी डिमांड्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वाई पूरन कुमार की पत्नी के साफ डिमांड्स हैं, 4 डिमांड उन्होंने की हैं। पहली डिमांड तो यही है कि जो DGP शत्रुजीत कपूर है और नरेंद्र बिजरानिया है और बाकी के जो आरोपी हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। पहली डिमांड तो ये है। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि उनके जो पति थे उनको मतलब उनका करेक्टर असैसिनेशन चल रहा है तो वो ना किया जाए, परिवार के ऊपर उस किस्म से भेदभाव के आरोप ना लगाए जाएं और मतलब उस आप कहे कि परिवार को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। और 2 डिमांडें और हैं। जो संदीप लाठर के परिवार की डिमांड है वो ये है कि हम अंतिम संस्कार तब करेंगे जब IPS पूरन कुमार की पत्नी की गिरफ्तारी हो जाए। ये यहाँ से जो मामला है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है। तो इसलिए अभी IPS पूरन कुमार की पत्नी ने तो जो प्रोसीजरल इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है वो ज्वाइन कर लिया है। संदीप लाठर के परिवार का भी ऐसा कुछ निकल के आया नहीं है। इसमें सबसे बड़ा मामला तो यही है कि उन्होंने रोहतक को ही क्यों चुना, क्योंकि रोहतक में पोस्टेड थे वो तो रहने वाले तो जींद के थे। तो जींद में अपने गांव में उन्होंने सुसाइड क्यों नहीं किया, उन्होंने सुसाइड रोहतक के टेरिटरी में ही क्यों किया, जबकि मामला भी हमको पता है कि रोहतक के SP नरेंद्र बिजरानिया का ही है। तो इसलिए जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो काफी हैं। और इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वाई पूरन कुमार के जस्टिस के लिए जो कमेटी बनी हुई थी उनके नेताओं की CM नायब सैनी के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद जो उस मीटिंग में जो शामिल थे संदीप वाल्मीकि, उन्होंने बाहर आके ये कहा था कि हमने नायब सैनी को कहा कि आप DGP को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो सामने राजेश खुल्लर बैठे थे वो कह रहे थे ये सब नहीं हो सकता, आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी। तो फिर नायब सैनी ने कहा था कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ गाली खाने के लिए बैठा रखा हूँ। और उसके बाद ये बड़े सवाल उठे थे कि क्या हरियाणा की सरकार को राजेश खुल्लर चला रहे हैं। देखिए इसमें मामले में एक चीज और देखने वाली है कि स्मिता जी, इसमें अब जाट वर्सेस दलित किया जा रहा है। लड़ाई सरकार मतलब लड़ाई अगर हम बात करें तो DGP शत्रुजीत कपूर के खिलाफ थी। लड़ाई जो ऐसे अफसर हैं जो अपने जूनियर्स को तंग कर रहे हैं उनके खिलाफ थी, लेकिन लड़ाई धीरे धीरे अब दो जातियों के बीच में करी जा रही है। और उसमें वही एक्टर हैं जो साल 2016 के बाद लगातार हरियाणा में जातियों को लड़ाने के लिए देखे जाते हैं, वही लोग सक्रिय हो गए हैं। इसको हरियाणा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं, जो सीनियर एकेडमिशियन हैं, सीनियर पत्रकार है, सिविल सोसाइटी के लोग, वो ये मानते हैं कि ये हरियाणा की खुल्लर डॉक्ट्रिन है। खुल्लर डॉक्ट्रिन से कहने का मतलब ये है कि जब भी सरकार किसी मामले पे घिरती दिखती है तो सरकार उस मामले से बचने के लिए उस मामले से संबंधित 2 जातियों को आपस में लड़वा देती है। तो ये कहानी अब हरियाणा में होती हुई दिख रही है। तो खुल्लर डॉक्ट्रिन हरियाणा में शुरू हो गई है और खुल्लर को सुपर CM के तौर पे देखा जाता है हरियाणा में। और मनोहर लाल खट्टर के काफी नजदीकी अफसर रहे हैं। शत्रुजीत कपूर भी मनोहर लाल खट्टर के काफी नजदीकी अफसर हैं। हरियाणा की अफसर बिरादरी में आज के समय में 2 लोबियां बनी हुई हैं, स्पष्ट वो हम सबको दिख भी रहा होगा। वो जो पहली लोबी है वो नो डाउट शत्रुजीत कपूर और खुल्लर के पक्ष की लोबी है। दूसरी वो है जो ईमानदारी से कह लो कि अपना काम करना चाह रही है बिना किसी इस किस्म के इन किस्म की चीजों के साथ जो अभी विवाद चल रहे हैं। देखिए ये शत्रुजीत कपूर, जो दर्शक नहीं जानते हैं, राजेश खुल्लर और पूर्व मनोहर लाल खट्टर, जिन बड़े किरदारों का नाम लिया जा रहा है इस पूरे के पूरे एपिसोड में, और नायब सिंह सैनी जो कि जाकर मुलाकात करके आए थे परिवार वालों से। संधू साहब, वही सवाल आपसे, इस वक्त कितने लोगों को यकीन है कि ये दोनों मामले सुसाइड से ही जुड़े हुए हैं? और जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि शत्रुजीत कपूर और बिजारनिया
दोनों को ही इस वक्त जो है लीव पर भेजा गया है। लेकिन क्या ये लग रहा है कि इसमें सही मामले में जांच हो पाएगी, क्योंकि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इसमें बहुत पक्ष और पहलू हैं और जिनको अभी तक धरातल पे नहीं लाया गया, और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो वो हो सकता है कि उसके कई पहलू और पक्ष सामने आए। जहां तक सामने दिखाई देने वाली घटनाएं हैं, ये घटनाएं कहा जा सकता है कि ये आत्महत्या की घटनाएं हैं, लेकिन ये किन परिस्थितियों में हुई, वो परिस्थितियां और उन परिस्थितियों के पीछे देखिए, जो आत्महत्या की घटना होती है वो कोई एक सहज निर्णय नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा निर्णय किसी भी मानव के लिए रहता है। और जो इन परिस्थितियां जो अभी तक देखने में आ रही हैं, और देखिए स्मिता जी, कि हरियाणा में बार बार दावे किए गए थे गुड गवर्नेंस के, और ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो गुड गवर्नेंस की उस उस चीजों उन पोल को खोलती हैं कि गुड गवर्नेंस आखिर क्या है। क्यों इतने बड़े अधिकारियों को इन परिस्थितियों में इस प्रकार के निर्णय लेने पड़े। जो घटना है आत्महत्या की वो दिखाई देती है, और लेकिन ये जरूर है कि ये आत्महत्याएं ये मोमेंट्री ट्रिगर से हुई हैं, और इनके पीछे अगर कहें तो ऐसा कोई जो डिप्रेशन जिसको अवसाद कहते हैं, ऐसा कोई लंबा अवसाद नहीं था, ऐसा कोई प्रक्रियाबद्ध क्षोभ जिसको कहते हैं वो कोई इतना गहरा नहीं रहा। और उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि ये आकस्मिक घटना होना, ये एक तरह से इमोशनैलिटी का एक्सट्रीम माना जा सकता है, जहां ये मोमेंट्री एक डिसीजन हो गया। और ये डिसीजन के पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो सारी परिस्थितियां हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, जहां गवर्नेंस के लैप्सेस की वजह से और गवर्नेंस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इन अधिकारियों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई। और ये एक सीधा सा मामला ऐसा लगता है कि जो ये घटनाएं हुई हैं आत्महत्या की, ये शायद अपने इन अधिकारियों के जो संवैधानिक अधिकार मिले और उन अधिकारों के उपयोग में जो इनके द्वारा कार्य किए गए उनके उजागर होने, सार्वजनिक होने के भय से प्रेरित ज्यादा दिखाई देती हैं। ये तो ये एक बड़ा अलग मामला है। आखिरी सवाल फिर आप दोनों से, मनदीप, आपने कहा ऑटोप्सी वहां पर जारी है, यहां से आगे क्या होगा? क्या आज उनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे उनके शव का आखिरकार परिवार की तरफ से? और ये रॉट कितना डीप नजर आ रहा है, इसे क्लीन अप कर पाना, क्या आपको लग रहा है कि ये बेसिकली एक खबर से दूसरे खबर पे मूव ऑन कर जाएगी मीडिया, हम भी मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन इसके सही मायने में जो है ये जो इस वक्त हम ब्यूरोक्रेटिक रॉट, करप्शन रॉट की बात करें हरियाणा में, उसकी क्लीनिंग अप को लेकर कोई कदम जो उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जो उनका क्रिमिनेशन है वो 4 बजे किया जाएगा। अभी आईएएस जो अफसरों की जो कमेटी बनी हुई है उनका लेटर आ गया है, और चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है उस वहां पर उनका क्रिमिनेशन किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा वाई पूरन कुमार का। अभी संदीप वाले मामले में कोई अपडेट नहीं है कि संदीप का अंतिम संस्कार या उनका पोस्टमार्टम होगा या नहीं, वो अभी कोई अपडेट नहीं है। देखिए, इसमें होगा यही कि एसआईटी बना दी जाएंगी, और उसके बाद कोई ठोस दोनों के मामले में कार्रवाइयां होंगी नहीं, क्योंकि दोनों ही मामलों में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके नाम उछले हुए हैं। टॉप ऑफिशियल मतलब जो डीजीपी होते हैं वो तो आपको पता ही है कि सर्वे सरवाई होते हैं। जितने बड़े लेवल पे अधिकारियों के नाम, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ हो पाएगा। दूसरा, जो भ्रष्टाचार की बात अफसरों की, हरियाणा बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंडिया में दूसरा बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आप सूबा कह सकते हैं, क्योंकि एनसीआर और तमाम आईएमटीज, गुड़गांव, सोनीपत, ये सब यहीं पर ही हैं। और यहाँ पर मतलब बड़ा आम ये बात चलती है कि हर अफसर 100 करोड़ से ऊपर का है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई फेयर एंड मतलब अच्छी कोई जांच हो पाएगी, मुझे इस पे डाउट है। और मुझे लगता है कि इसमें एक भाऊ गैंग का जिक्र भी जरूर आएगा, जरूर उछलेगा, क्योंकि कल मैं अपने बहुत सारे रोहतक पुलिस के अफसरों से बात कर रहा था जो मेरे सोर्सेज हैं, तो उन्होंने कई बार ये जिक्र किया कि इसमें भाऊ गैंग का भी इन्वॉल्व हो सकता है। इस समय
हरियाणा में 80 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। और आप समझिए कि हरियाणा पुलिस का क्या हाल है, और वो सब जेलों से बैठकर कर रहे हैं। तो जिसके मुखिया शत्रुजीत कपूर हैं, उस पुलिस के मातहत हरियाणा में 80 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, और सब जेलों में बंद हैं, उनके जो बड़े शूटर हैं। और उनके जो हैंडलर्स हैं वो सब विदेशों में भाग गए हैं, उन्होंने भी 3-3 4-4 मर्डर कर रखे हैं। यानी कि हरियाणा पुलिस फिर क्या करती रही है। तो उस लिहाज से हरियाणा पिछले कुछ सालों में क्राइम की कैपिटल बन के उभरा है, और यहाँ पर मतलब रंगदारी के मामले रहे हैं बहुत सारे। और जो हरियाणा पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कई मामलों में, कई गैंग्स के मामलों में देखने को मिली है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि उस हिसाब से जितने बड़े लेवल के अधिकारियों का नाम इसमें उछला है कि उसमें कोई फेयर एंड मतलब अच्छी कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। बिल्कुल कुछ दिनों बाद आप और हम अगली खबरों के ऊपर मूव कर जाएंगे, और एक हिसाब से हरियाणा में जो ये पुलिस का जो 2 अधिकारियों की जो सुसाइड है, ये एक मिस्ट्री बन के रह जाएंगे, और इसके ऊपर अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही हवा में तैरा करेंगी। जी सविता जी, आपकी तो आवाज नहीं आ रही, ये आपका शायद। जी जी संधू सर ने अभी अभी जैसे हमें जानकारी दी है कि हरियाणा आईएएस अफसर की तरफ से जो है, एसोसिएशन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि शाम में 4 बजे जो है वहां पर क्रिमेशन की बात की जा रही है। संधू सर, आपके फाइनल कमेंट्स, आपको क्या लग रहा है कि ये इतना डीप रॉट है? मतलब ये तो कोई फिल्मी बिल्कुल स्क्रिप्ट नजर आ रहा है। और जिस डबल इंजन सरकार पर इतना गुमान है बीजेपी को, केंद्र में, राज्य में, हरियाणा में इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, ये किस तरह का गवर्नेंस का मॉडल जो है यहाँ पर पेश किया जा रहा है सरकार, यहाँ पे राज्य के अंदर? समिता जी, जो दावे किए गए थे गुड गवर्नेंस के और कांग्रेस की सरकार के ऊपर ये आक्षेप लगाए गए थे कि उस वक्त में एक तरह का पक्षपात और एक तरह की जातिगत प्राथमिकताएं किसी विशेष जाति को दी गई थी। उसी डिवीजन के ऊपर इनको जो हरियाणा का चुनाव था 2014 का, अगर आप देखें तो वो जाट वर्सेस नॉन जाट का किया गया था, और उसके बाद एक जाति विशेष और अन्य जाति को अलग थलग कर दिया गया था। अब वो धीरे धीरे उस किसान आंदोलन के बाद भी, और उसके अलावा नूह के जब दंगे हुए उसके बाद भी, ये बहुत सी अवसरों पे देखने को मिला कि जो हरियाणा का समाज है वो उस विचार से या उस प्रभाव से बाहर आ चुका है, और वो बाहर आता जा रहा है, और एक संरचना वापस हरियाणा की वही बनती जा रही है जो पहले कभी थी। लेकिन अब राजनीति है, और राजनीति में अब बार बार इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, और उसमें जो जातीय विभाजन हो रहा है, वो जातीय विभाजन हरियाणा में जातीय वर्ग विभाजन और इस प्रकार का सांस्कृतिक विभाजन भी बहुत गहरे तक होने के ये संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। जहां तक गवर्नेंस की बात आती है, तो वो गवर्नेंस जिस तरह से की गई और जिस प्रकार से देखिए, हरियाणा में अभी बहुत से मामले आपको मिल जाएंगे जिसमें इस प्रकार के उदाहरण हैं, जो हरियाणा में भर्तियां हुई हैं सरकारी अधिकारियों की, एचपीएससी के थ्रू, एसएस बोर्ड के थ्रू, उसमें भी जिस तरह की पक्षपात की बातें बार बार उठी हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों के जो बार बार जिस तरह से उनके आंदोलन हुए, सरकार से मांगे हुई, और उसमें भी जो एक रवैया रखा गया सरकार के द्वारा, उसके बाद हरियाणा में जो किसान आंदोलन या किसानों की तरफ से अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रदर्शन करने की या मांग करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें किस प्रकार से जो बल प्रयोग किया जाता है, हाउस अरेस्ट किए जाते हैं। तो ये बहुत ऐसे पक्ष हैं, बहुत ऐसे अलग अलग बिंदु हैं जिन पे ये गवर्नेंस के जो मॉडल है, ये गवर्नेंस का मॉडल एक्सपोज हुआ है। और अब जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के बाद ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अभी समिता जी, एक चीज मिस हो गई मनदीप जी से, वो ये है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जहां नशे के बारे में कोई ज्यादा विचार नहीं था, या नशे के प्रति हमेशा ही यहाँ नकारात्मक एक रवैया रहा। लेकिन आज स्थिति ये है कि हरियाणा के आपको छोटे बड़े कस्बों में सूखा नशा जिसको कहते हैं, जो गांजा है, और जो दूसरे नशे हैं जो वो भी आज मिलने की वो इतना फैल चुका है। तो ये प्रदेश एक तरह से देखा जाए तो अपने उस सांस्कृतिक अस्तित्व को खो के और एक नए उस परिवेश में एंटर हो चुका है, जो शायद हो सकता है कि जो हरियाणा का मूल
भाव है उससे के बिल्कुल विपरीत है। तो ये एक समाज के एक उलझन का समय है जिसको सुलझाया जाना और जिसके लिए समाज को अपना एक विचार, संयुक्त विचार प्रस्तुत करना या एक विचार को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका संधू सर और साथ ही साथ मनदीप पुनिया कि आप लोगों ने इनसाइट्स दिए। आप 2 ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हरियाणा को बखूबी समझते हैं, उसकी नब्ज़ को लगातार टटोलते हैं। आप इनके काम को फ़ॉलो कर सकते हैं अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमने बात की हरियाणा की, जहां पर निश्चित रूप से इतना डीप रॉट नजर आ रहा है जिस तरीके से इस राज्य को चलाया जा रहा है। इसकी अगर हम बाबूशाही की बात करें, इसके पुलिस खेमों की बात करें या फिर खुद सामाजिक दिक्कतों की बात करें, क्या यही है बीजेपी का डबल इंजन मॉडल जिसकी बात बार-बार प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी के कंट्रोल में पिछले कई सालों से रहा है और यहां अब इन दोनों पुलिस अफसरों के डेथ के मामले में अगर तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं होती है, पारदर्शी तरीके से नहीं होती है, जवाब नहीं दिए जाते हैं, उम्मीदें कम हैं, तो निश्चित रूप से ये जो पूरा का पूरा सड़न है, ये और ज़्यादा गहरा होता ही नज़र आएगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना बेल आइकन नोटिफ़िकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेश कंटेंट को आप देख सकें और अगर पसंद हो, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, आदाब।